नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये शिक्षा नीति कब कब लागू हुई और किस शिक्षा नीति से क्या क्या अनुबंध लगाए गए। इन शिक्षा नीतियों से पहले भारत की शिक्षा कैसे चलती थी, आज की क्लास में हम लोग इसी को देखने का प्रयत्न करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने जब शासन सत्ता अपनी शुरू की तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो उच्चतर शिक्षा है, भारत की उच्चतर शिक्षा है, ये जो है केवल टोलों और मदरसों तक ही सीमित है। टोलों और मदरसों में ये केवल पढ़ाई जाती थी। और इसमें भी क्या था कि क्या पढ़ाया जाता था, इसमें केवल अरबी, फारसी और संस्कृत तक ही इनको सीमित कर दिया गया। लेकिन जब प्रारंभ में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने भी शासन सत्ता शुरू की तो उन लोगों ने भी भारतीय जो शिक्षा थी उसको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल, 1781 ईस्वी में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने क्या किया कि जो इस शिक्षा को थोड़ा सा पुनर्जीवित, भारतीय शिक्षा को जो है पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने क्या कि कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना कर दी, मदरसा स्थापित कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने जब कलकत्ते में मदरसे की स्थापना कर दी और उन्हीं के शासन सत्ता में 1784 ईस्वी में इंग्लैंड का एक व्यक्तित्व जिसने क्या किया कि भारत के अतीत को जो है विकसित करने का प्रथम प्रयास किया कैसे उसने 1784 ईस्वी में इसने कलकत्ता में क्या किया कि एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, इस संस्था के ये सभापति बन गए, एशियाटिक सोसाइटी के ये स्वयं सभापति बन गए। साथ में जब इन्होंने इस संस्था को बनाया तो एक पत्रिका निकालते हैं। इस संस्था की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया। और विलियम जोन्स जो है जब सभापति होते हैं इस संस्था के तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्रिका निकाला, पत्रिका का नाम रखा एशियाटिक रिसर्चर्स। इसके माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से विलियम जोन्स ने क्या किया कि जो भारत का अतीत था उसको बाहर लाने का सफल प्रयास किया। इस एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने क्या किया, जो अपनी संस्था इनकी थी एशियाटिक सोसाइटी, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया 1784 ईस्वी में श्रीमद् भागवत गीता का जो मूल संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है, ये श्रीमद् भागवत की भाषा में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इस मूल संस्कृत भाषा से इसको अंग्रेजी में परिवर्तित करवाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1779 ईस्वी में कालिदास की पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इन्होंने अनुवाद करवाया। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब थी कालिदास के, जिसको विलियम जोन्स ने अपनी संस्था के माध्यम से अनुवाद कराया, किस भाषा में अनुवाद कराया, इसको अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद करवाया। अंग्रेजी सिखाने का सबसे पहला विचार एक अंग्रेजी सर्वेंट था चार्ल्स ग्रांट, उसके दिमाग में आया। चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया कि भारतीयों को भी जो है अंग्रेजी सिखाई जाए। इसीलिए इसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। 1813 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम आता है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई
कि जो भारतीय शिक्षा है उस पर कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करना है, कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करना है। लेकिन ये जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, चार्टर अधिनियम पारित हुआ, वो क्या था कि 1 लाख खर्च करना है, लेकिन इसमें जो कुछ ऐसे सुझाव थे, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था। जैसे शिक्षा की प्रणाली कैसी होगी, शिक्षा प्रणाली कैसी है, या शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कैसी होगी, साथ में जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। ऐसा कुछ भी उल्लेखित इसमें नहीं था कि जिसके माध्यम से क्लियर कहा जाए कि ये जो 1 लाख रुपया खर्च करना है, या 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताता था कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा या शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, ऐसा कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिस पर बाद में विवाद हो गया। इस समय शिक्षा के प्रचार के लिए, शिक्षा का प्रचार और प्रसार के लिए 2 विचारधाराएं हो गई, 2 विचारधारा हो गई। एक विचारधारा क्या कहती थी, जो पहली विचारधारा क्या कहती थी कि जो भी शिक्षा देना है इसको उच्च वर्ग से देते आइए और वो छन छन कर जो है नीचे के तबके वालों को मिल जाएगी। इसको कहते थे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कौन था, दूसरा विचारधारा कौन सी थी, दूसरे विचारधारा वाले लोग ये कहते थे कि कंपनी को सभी लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए, कंपनी जो है सभी लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करे। लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति में, जो सामान्य समिति थी उसके 10 सदस्यों में से, सामान्य समिति में जो 10 सदस्य थे इसमें भी 2 भाग हो गया। अब ये 2 सदस्य, जो 5 सदस्य हैं उनका क्या विचार था कि ये जो शिक्षा है इसको पाश्चात्य तरीके से दिया जाए, शिक्षा जो शिक्षा का माध्यम बनाया जाए पाश्चात्य शिक्षा। और दूसरे जो सदस्य थे वो क्या कहते थे कि इस शिक्षा को जो है प्राच्य माध्यम से शिक्षा दी जाए। 1854 ईस्वी से पूर्व जो शिक्षा की प्रगति थी काफी धीमी थी। 1854 ईस्वी से जो पूर्व, इससे पहले जो शिक्षा की प्रगति थी काफी धीमी थी। जैसे 1835 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति मात्र 20 विद्यालयों का संचालन कर रही थी, 20 विद्यालयों का संचालन कर रही थी। 1837 ईस्वी में यह संख्या बढ़कर हो गई 48। 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के शासन काल में, विलियम बेंटिंग के शासन काल में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और क्या हुआ 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में जेम्स टॉमसन ने क्या किया, रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया। अब हम देखते हैं कि 1854 ईस्वी में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का क्या घोषणा पत्र था। यह वुड 19 जुलाई 1854 ईस्वी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो चार्ल्स वुड क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान हैं, प्रमुख हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख हैं। इन्होंने शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है वुड्स का डिस्पैच, वुड्स का डिस्पैच इसको कहा जाता है। ये जो घोषणा पत्र करते हैं तो 100 अनुच्छेदों वाले घोषणा पत्र में ये क्या कहते हैं, 100 अनुच्छेद हैं इसमें, 100 अनुच्छेदों वाले इनके घोषणा पत्र में क्या बात है कि ये कहते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य है
उसके बारे में विचार करने को कहते हैं। इसमें कहते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, और सुधार पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो वुड्स ने घोषणा दिया था, वुड्स ने जो घोषणा किया उसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसने जो घोषणा किया 100 अनुच्छेद वाला प्रस्ताव रखा सरकार के सम्मुख। सबसे पहला इसमें क्या था, इन्होंने कहा कि सरकार को पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसे अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए, लेकिन देसी भाषाओं की उपेक्षा ना की जाए, देसी भाषाओं का जो है विकास पर ध्यान दिया जाए। और इन्होंने तीसरा क्या कहा, तीसरा कहा कि जो ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए, देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। जो ग्राम स्तर पर जो है देसी भाषा से शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। साथ में जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले जाएं, और क्या है, इससे संबंधित कॉलेज की भी व्यवस्था सरकार करे, संबंधित कॉलेज भी खोले जाएं। इन्होंने क्या उसमें सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि जो निजी प्रयत्नों से स्कूल खुल रहे हैं, अपने प्रयासों से अगर किसी ने स्कूल खोला तो इसके जो है प्रशंसा की जाए, साथ में क्या किया जाए, इसको कुछ अनुदान देके इसको प्रोत्साहित भी किया जाए। जो निजी व्यक्तिगत स्कूल लोग खोल रहे हैं उसको कुछ अनुदान देके जो है उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। ये जो कंपनी के 5 प्रांत हैं, इन्होंने अगला क्या कहा, जो कंपनी के 5 प्रांत हैं, इनमें एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की नियुक्त किया जाए, लोक शिक्षा विभाग बनाया जाए। अगला इन्होंने क्या कहा कि जैसे लंदन विश्वविद्यालय की तरह ही लंदन में जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसी तरीके से भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। कहां, कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में भी ऐसे ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। चार्ल्स वुड्स ने ये कहा, ये सुझाव दिया। साथ में इन्होंने क्या कहा कि जो ये विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, इसकी व्यवस्था के लिए कुलपति की व्यवस्था की जाए, और क्या, उप कुलपति की भी व्यवस्था कर दी जाए, सीनेट की व्यवस्था की जाए, साथ में विधि सदस्यों की भी नियुक्त की जाए, जिसके माध्यम से जो है व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए। साथ में ये क्या कहते हैं कि जो ये विश्वविद्यालय स्थापित करे सरकार, उसमें क्या है कि इनको परीक्षा कराने का भी अधिकार दिया जाए, परीक्षा भी करवाएं। साथ में क्या है कि उपाधियां भी यही लोग वितरित करें, उपाधियां भी वितरित करने का अधिकार इनको दिया जाए। और इन्होंने क्या कहा कि तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। साथ में इन्होंने क्या कहा कि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, अर्थात महिलाओं को भी शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। वुड्स की घोषणा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसकी जांच के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है। इसमें जो है 8 सदस्य भारत के थे,
इसमें इस आयोग में 8 सदस्य जो है भारत की तरफ से नियुक्त किए गए। इस आयोग को जो 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में बना था, इसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित कर दिया गया। इसे यह कहा गया कि आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही जो है सुझाव दीजिए। इन लोगों ने विभिन्न सुझावों के माध्यम से सरकार के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसे इन्होंने कहा सरकार जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान दे। शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान दे। सरकार जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान दे, उसमें किस माध्यम से शिक्षा देने की बात कर रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं, डब्ल्यू हंटर आयोग कह रहा था कि जो ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए, ये मातृभाषा में दिया जाए, जिससे समझने में आसानी हो लोगों को। ये शिक्षा मातृभाषा से दी जाएगी तो लोगों को रुचि होगी पढ़ने में, साथ में उनको समझ भी अच्छी आएगी। और इन्होंने क्या कहा कि जो हाई स्कूल स्तर पर शिक्षा दी जाए, हाई स्कूल के स्तर पर जो शिक्षाएं दी जाए वो 2 प्रकार से दी जाए, वो 2 प्रकार की शिक्षा दी जाए। पहले भी इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो शिक्षा दी जा रही है पहले स्तर में, इन्होंने क्या कहा कि वो व्यावसायिक हो और व्यापारिक शिक्षा दी जाए, व्यापारिक शिक्षा जाए। और दूसरे में इन्होंने क्या कहा कि ऐसी साहित्यिक शिक्षा दी जाए, साहित्यिक शिक्षा दी जाए जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में आसानी हो, विश्वविद्यालय में प्रवेश आपको आसानी से मिल जाए। आगे इन्होंने क्या कहा कि ये जो निजी प्रयत्न हैं, इन्होंने कहा कि जो निजी प्रयत्नों के माध्यम से स्कूल खुल रहे हैं उनको सरकार प्रोत्साहित करे। कैसे प्रोत्साहित करे? अनुदान देके, अनुदान देके उसको प्रोत्साहित करे। और साथ में इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं, प्राथमिक शिक्षा है, उसे बिना निजी प्रयत्नों के भी सरकार को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। आगे इन्होंने क्या कहा कि जो स्त्री की शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा है, इसको पर्याप्त व्यवस्था करके सरकार को पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जिससे महिलाओं की भी शिक्षा मिले। इस समय 1882 ईस्वी का जब वुड्स का आयोग बना था, उसी समय 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कब? 1902 ईस्वी में। और ये जो सर टॉमस रैले के अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, उसमें दो भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। जस्टिस गुरुदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये जो आयोग बना टॉमस रैले की अध्यक्षता में, इसे विश्वविद्यालय स्तर तक ही सीमित कर दिया कि आप जो भी रिपोर्ट अध्ययन करिए रिपोर्ट के लिए, वो आप विश्वविद्यालय स्तर तक ही रिपोर्ट दीजिए। इन आयोग की रिपोर्टों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पर पारित हुआ। 1904 पारित हुआ। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो आयोग गठन हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार को सुझाव दिया शोध एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने सुझाव दिया शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं की नियुक्त किया जाए। व्याख्याताओं की
नियुक्त की जाए। साथ में क्या है कि इन व्याख्याताओं और प्रवक्ताओं की नियुक्ति के बाद क्या किया जाए, उपयोगी प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएं। प्रयोगशालाओं की भी व्यवस्था की जाए। साथ में इन्होंने क्या सुझाव दिया कि पुस्तकालय भी स्थापित किए जाए, पुस्तकालय भी स्थापित किए जाए। और इन्होंने क्या कहा कि जो ये विश्वविद्यालय में है आदि छात्रों की संख्या, आदि जो है छात्रों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, जो गवर्नर जनरल होंगे, जो गवर्नर जनरल हैं, इन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि जो विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं, क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करेंगे। जैसे आज नहीं है कि ये अवध विश्वविद्यालय है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसका सीमा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ तक फैला हुआ है या पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। उसी तरीके से गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जो विश्वविद्यालय स्थापित होंगे उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का यह निर्धारित कर सकते हैं। इसके आगे की जो भी शिक्षा नीति है हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।